नमस्कार, प्रिय रंजन भारती आपसे मेरी बात में बात करेंगे। मैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा होने के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। नवंबर में चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को इसके नतीजों का ऐलान किया जाएगा। बिसातें तो बहुत पहले से बिछ चुकी हैं। आप देख रहे हैं, चुनाव में हो गया है माहौल और चुनाव के मुद्दे भी गरमाए जा रहे हैं। अभी ताज़ा मुद्दा है महिला आरक्षण विधेयक का। मुंबई में बैठक हुई INDIA की, उसमें क्या हुआ वो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगे हाथों नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के अचानक सत्र की घोषणा कर दी। सत्र की घोषणा एक पहेली की तरह थी। अचानक ये कैसे हो गया, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने एक तुक्का मारा। नरेंद्र मोदी सरकार ने तीर निशाने पर लेते हुए एक ऐसी चाल चली जिससे विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। मैं बात कर रहा हूँ महिला आरक्षण विधेयक की। महिला आरक्षण विधेयक 27 वर्षों तक लटका रहा और नरेंद्र मोदी सरकार ने एक झटके में उसे कानून का रूप दे दिया। इसके विरोध हुए, लेकिन अब जब चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले नरेंद्र मोदी ने इसका श्रेय अपने हाथों लेने की भरपूर चेष्टा की और ले लिया। महिलाओं के बीच एक संदेश दिया। तो अब महिला आरक्षण विधेयक एक ऐसा मुद्दा बन गया, महिला आरक्षण कानून एक ऐसा मुद्दा बन गया जो भाजपा के लिए संबल बनाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और जनतांत्रिक गठबंधन जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर के श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष भी घेरने की कवायद में है। कैसे घेरेगा विपक्ष? आपने देखा, बिहार में जातिगत गणना हुई, इसे नाम दिया गया जातिगत जनगणना। अदालत में मामला पहुंचा, अदालत ने रोक लगाई, फिर इनसे एफिडेविट लिया, इन्होंने शपथनामा दिया, निजता की रक्षा की जाएगी और किसी के साथ इसके डाटा शेयर नहीं किए जाएंगे। फिर अदालती सुनवाई के बाद इसकी फटाफट घोषणा अदालत ने कर दी कि आप करा सकते हैं पूरी जनगणना। जनगणना हो गई, उसकी रिपोर्ट बड़ी आपाधापी में सार्वजनिक कर दी गई। उसमें शिकायतें और सवाल खड़े हुए, लेकिन अब जब रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई तो लगता नहीं है ऐसा कि सरकार ने जो वंचित तबका है उनको देने के लिए किया होगा कुछ। कमंडल के जवाब में मंडल पार्ट 2 को उभारने की कोशिश की गई और ये हुआ। अब जो नीतीश सरकार जनगणना यानी जातिवार गणना कराने वाली थी, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई, लालू और नीतीश तो चुप बैठे हैं। इसका श्रेय कांग्रेस ने ले लिया और कांग्रेस ने लेने के साथ इसे राष्ट्रीय फलक पर एक बड़ा मुद्दा बना दिया। कोशिश ये है कि भाजपा के कमंडल का मुकाबला किया जाए मंडल पार्ट 2 से, यानी जातियों में विद्वेष बढ़ा करके, जातियों में जो वंचित तबका है उनको ये लालच देते हुए कि हम आपके साथ जो अन्याय हुए है उसको मिटाएंगे और आपके हक को जो मारा गया है वो हकमारी नहीं होने देंगे, हम हक आपका दिलाएंगे। कोशिश ये है। तो वंचित समाज यानी OBC, आपने देखा होगा OBC एक ऐसा फैक्टर है जो पिछड़ों की पार्टी, पिछड़े जमात की पार्टी कांग्रेस थी, उससे निकलकर पिछले 10 वर्षों में ये भाजपा के साथ आ गया है। और ये चिंता स्वाभाविक है विभिन्न दलों में जो विपक्ष में हैं। उन्होंने कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा जाए। कैसे घेरेंगे? तो उनके कमंडल को यानी उनके धार्मिक जनाधार को बिगाड़ा जाए और बिगाड़ने के लिए
जातियों में विभेद पैदा किया जाए। जातिगत गणना एक उद्देश्य से कराई गई कि जातियों में विभेद पैदा हो और इसे इस चुनाव में भरपूर उठाया जाएगा। कांग्रेस ने ऐलान किया, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया कि ये हम राष्ट्रीय फलक पे उठाएंगे और जो कांग्रेस नीत सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, वो जातिवार गणना कराएगी। पहले कर्नाटक में हुआ था 2014 में, रिपोर्ट अब सार्वजनिक नवंबर में करने की घोषणा सिद्धरामैया सरकार ने की है। राहुल गांधी के ऐलान के बाद फटाफट 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां बाजी पलटने के लिए ये कवायद भी तेज कर दी गई। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को भाजपा से कड़ा मुकाबला है। वहां अशोक गहलोत सरकार ने जातिवार गणना कराने का फैसला राहुल गांधी की इस घोषणा के तुरंत बाद कर दी है। और इतना ही नहीं किया, जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा चुप क्यों है, भाजपा शासित राज्यों में आज तक जातिवार गणना क्यों नहीं कराई गई। और नरेंद्र मोदी पर सीधा सवाल खड़ा किया है उन्होंने कि क्यों उन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी है। भाजपा कैसे मुकाबला करेगी? जातिवार गणना का एक ऐसा मुद्दा उठा दिया गया है कि इससे जातियों में, मतलब हिंदू समाज जो हिंदू और मुसलमान की बात करता है, जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करती है भाजपा, उसका मुकाबला बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू समाज को जातियों में बांट कर जब राजनीति की जाएगी तो निश्चित तौर पर एक खतरा उसके सामने होगा। और खतरा क्या है? खतरा है ओबीसी वोट बैंक। ओबीसी वोट बैंक पिछले 10 सालों में आज की तारीख में भाजपा के साथ 45% तक जा बढ़ा है। और जो कांग्रेस कभी कही जाती थी और विपक्षी पार्टियां जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके खाते में जो ओबीसी वोट बैंक जाता था, वो सारा एक तरफा सिमट गया। चाहे वो ओबीसी वर्ग का पिछड़ी जातियों का समूह हो या अगड़ी जातियों का समूह हो, बहुतायत भाजपा के साथ चले गए। उसका कारण हो सकता है अनेकानेक हो, लेकिन तात्कालिक जो दिखता है वो ये है नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व और ओबीसी वर्ग के बीच इनकी पकड़, भाजपा की पकड़। भाजपा ने उनके लिए योजनाएं शुरू की। यहाँ बात चुनाव की हो रही है, तो चुनाव में ये 2 मुद्दे गरमाएंगे, बेहद गर्माहट के साथ इसको भाजपा भी काट करेगी और अपने मुद्दे पर जो उसके लिए धार्मिक आधार वाला मुद्दा है उसे भुनाने की कोशिश करेगी। 2 मुद्दे और हैं जिसे लेकर भाजपा सबसे आगे अपना हाथ उठा करके चलने वाली है। वो एक तो जो 3 प्रमुख धार्मिक स्थल थे, अयोध्या का मुद्दा जो वर्षों तक लटका हुआ था, वहाँ राम मंदिर बन गया। फिर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का मामला और काशी विश्वनाथ का मामला, ये तीनों इसके एजेंडे में थे और तीनों लगभग पूरे होने की प्रक्रिया में है। वर्षों तक कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात कभी कोई करता नहीं था। डर लगता था लोगों को कि हटाए नहीं जाएंगे, होगा तो खून खराबा होगा, खून की नदियां बह जाएंगी। उसे नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया, उसका समाधान कर लिया। आज कश्मीर में कमोबेश चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की कवायद हो रही है। ऐसे में ये अपर हैंड होगा भाजपा के लिए, लेकिन भाजपा को घेरने के लिए जिस तरह से INDIA का गठन हुआ, विपक्षी दल एकजुट हुए, अभी तक इस पर हम कई वीडियो आपके सामने ला चुके हैं कि INDIA कुनबों में बटा हुआ अब भी दिख रहा है। न तो उसका कोई एजेंडा तय हुआ, सिर्फ सिवाय इसके कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से विमुख करना है, न तो उनमें तालमेल हुआ, न कोई कार्य योजना बनी और न ही इस तरह से वो एकमुश्त होकर के भाजपा के मुकाबले में खड़े होते दिख रहे हैं। अब तेलंगाना जैसे राज्य में स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों पर वहाँ भाजपा
केसीआर को पटकनी देने की कोशिश करेगी। केसीआर के बारे में अभी एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि वो कुछ दिनों पहले मुझसे संपर्क में थे और मेरे से आग्रह किया था मिलकर के कि हमें एनडीए का हिस्सा बना लिया जाए, लेकिन मैंने मना कर दिया। ये नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से ऐलान कर चुके हैं। आज केसीआर की स्थिति क्या है? केसीआर अपनी एक अलग कुमुक बना करके वो आईएनडीआईए से बिल्कुल पृथक अलग चल रहे हैं और मुझे लगता है कि तेलंगाना में कोई आईएनडीआईए की बड़ी भूमिका नहीं होने वाली है। 3 राज्य जहां ये चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ ये हिंदी भाषी राज्य हैं और इन राज्यों में दोनों मुद्दे भाजपा के और विपक्ष के ये बड़े मुद्दे बन जाएंगे और इसी बीच चुनाव होने हैं। देखना ये होगा कि नतीजे जब 3 दिसंबर को आएंगे सबके सामने तो क्या फलाफल निकलता है, और जो फलाफल निकलेगा वो एक कहानी लिखेगा, एक लीक तैयार करेगा जो 2024 के आम चुनाव, लोकसभा चुनाव की तरफ जाता हुआ दिखेगा और उसी रास्ते भाजपा भी चलेगी और उसी रास्ते विपक्षी गठबंधन भी चलेगा। देखते हैं नतीजे क्या करवट लेते हैं। आज के अंक में हम आपसे ये बात करते हुए आपसे निवेदन भी करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल किसी और विषय के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।